हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं एक इंसान खड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है संत, एक महान संत जिसको किसी ने नहीं छुआ आज तक। और ये है हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड बैरल, जो कि एक संत है। बैरल की आंखों में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और जिन सर्वेंट्स ने उसे पकड़ा हुआ होता है वो भी काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। और वो इंसान बैरल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या यह बेहतर नहीं होता अगर तुमने जब सहमति दे दी होती, जब मैंने साथ में कुछ मौज मस्ती करने का सुझाव दिया था। अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं तुम्हें फ्रीली घूमने देता। कृपया मुझे तुम्हारी बॉडी के अन्य भागों को बांधने के लिए मजबूर मत करो। और अगर तुमने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया तो मैं तुम्हारे बदले नौकरानियों को पनिश करूंगा। बैरल नीचे मुड़कर देखती है नौकरानी की तरफ। वो डर से कांप रही होती है और कहती है, सेंट मुझे माफ कर देना माय लेडी। बैरल काफी ज्यादा सैड थी लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। वो इंसान आगे बढ़ता है और बैरल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा। अगर तुम बार बार इधर उधर देखती रही तो हो सकता है कि मुझे तुम्हारी आंखें भी बंद करनी पड़ेंगी। बैरल उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, कचड़ा, तुम एक कचड़ा हो। और बैरल की बातों को सुनते हुए वो कहता है, मुझसे गलती हो गई। और बैरल की तरफ बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लेता है। एक हाथ से उसका मुंह दबा लेता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेता है जोरों से। और स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे तुम्हें अंधा करने के बजाय तुम्हारा मुंह बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद सुझाव देने के लिए संत। हमें बताया जाता है संत दुनिया की आशा है जो डीमनों को पहचानने और रोकने में सक्षम होते हैं। और मंदिर का उद्देश्य डीमनों को खत्म करने का था। डीमन जो बहुत साल पहले ही मानव के संसार में घुसपैठ कर चुके थे। और मंदिर ने 3 परिवारों का चयन किया अमानवीय शक्ति और प्रभाव के साथ, और उन्हें संत के सामने प्रस्तुत किया गया जो कि बैरल है। बैरल से पूछा गया, आपके विचार से कौन सा परिवार डीमन परिवार से संबंधित है। डीमनों की निगरानी करते हुए और उनकी शक्ति को शुद्ध करते हुए उस संत का एक ऐसा मिशन है जिसे केवल वही पूरा कर सकती है। उस विशेष दिन जब देवताओं की शक्ति अवतरित होती है, उसे डीमंस का बलिदान देना होगा वेदी पर नरक के द्वारों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए, क्योंकि यही एक संत का मिशन है। और संत का विवाह उसी परिवार के मुखिया से होना तय है जिसे वह चुनती है। और तभी बैरल उन तीनों परिवारों के हेड में से एक परिवार के हेड को चुनती है। मैंने सबसे पहले जिस इंसान के ऊपर इशारा किया था वो थे ड्यूक ऑफ ओरोबस। ओरोबस परिवार डीमनों का परिवार नहीं था, लेकिन वो। और हम देखते हैं बैरल भाग रही होती है उस ड्यूक से और अपने मन में कह रही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। बैरल काफी दूर तक भागती है लेकिन ड्यूक फिर भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है, लुका छिपी खेलना भी मजेदार होता है। बैरल के पास बचने का रास्ता नहीं बचा हुआ होता है, इसीलिए वो जाकर बैठ जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि मैंने भी आपका साथ दिया, क्या आपको इसमें मजा नहीं आया संत? अब आपकी बारी है मेरे साथ खेलने की। तभी पीछे से आवाज आती है, ड्यूक ओरोबास। और हम देखते हैं वो लोग मंदिर के नाइट होते हैं और कहते हैं संत की बदनामी करने के अपराध के लिए और ड्यूक के घर के कर्मचारी। और तभी दूसरा नाइट कहता है, इसके अलावा अनगिनत सबूत यह साबित करते हैं कि आप एक डीमन हैं। ड्यूक ओरेबास को फांसी के चबूतरे पर ले जाओ। ड्यूक गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या? और जल्द ही उसके कारनामों का पर्दाफाश हो गया और उस पर डीमन होने का आरोप लगाया गया। बैरल भी ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और कहती है, ये सब कैसे हुआ? तभी बाकी सर्वेंट्स पहुंच जाते हैं उसके पास और कहते हैं, संत नाइट ड्यूक से कह रहे होते हैं, यह देखते हुए कि आप 3 महान परिवारों में से एक के मुखिया हैं, मैं आपको अपने मामलों को निपटाने के लिए कुछ समय दूंगा। सर्वेंट भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, यह सब समाप्त हुआ। ड्यूक को या कह लो कि उस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। बैरल ये सब सुनकर कहती है, सच में? तभी सर्वेंट कहते हैं, हाँ, अब आप उससे मुक्त हैं संत। और वहीं दूसरी तरफ ड्यूक काफी गुस्से में देख रहा होता है बैरल को दूर से। मुझे लगा था कि मैं उससे छुटकारा पा चुकी हूँ, लेकिन तभी ड्यूक काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई भी नहीं, कोई भी मेरी चीज को नहीं छू सकता है। और उसने मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया और मेरी मौत बेहद काफी हंसीदार तरीके से हुई। और अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर बैरल एकदम से होश में आती है और जब वो दोबारा से होश में आई फिर से वही मोमेंट था।
उसे कुछ आइडिया नहीं होता है कि वो क्या कर रही है और उसके बगल में जो लोग खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं आप क्या कर रही हैं सेंटेंस। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि ये वही मोमेंट होता है जहाँ पर उसको चूज करनी होती है फिर से 3 फैमिलीज में से किसी एक को। मंदिर के बाकी पुजारी उससे कह रहे होते हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी क्या हो सकता है, क्या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हैं इधर पर, मैं आपके डिसीजन के लिए वेट कर रहा हूँ सेंटेंस। तभी बाकी के सभी लोग भी कहते हैं हम आपके सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं सेंटेंस। और जो फैमिली बैरल ने अपनी दूसरी लाइफ में चुनी थी वो थी यूबर फैमिली। ड्यूक यूबर काफी ज्यादा दयालु थे, इसीलिए ओरोबास फैमिली के साथ जो भी भयानक चीजें हुई थी उसके साथ वो धीरे धीरे भूलने लगी। बैरल को लगा कि ड्यूक यूबर ड्यूक ओरोबास से काफी ज्यादा अच्छे हैं, तभी उसने एक दिन उससे कहा अगर तुम एक संत हो तो ये सबसे बेहतर बलिदान रहेगा मेरे लिए नरक में तुम्हें चढ़ाने को। और ड्यूक यूबर का बैरल को अलग ही चेहरा देखने को मिला। तब बैरल ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी और गुस्से में थी और कहती है क्या, और उसको इस बात का पता चला कि ड्यूक यूबर डीमन गॉड के फॉलोवर है। और इस बात का पता चलने के बाद वो ड्यूक से दूर भागने लगी और भागते भागते उसके पैरों में से ब्लड तक निकलने लगा था और गेट पर जाके जोरों जोरों से अपने हाथ मारने लगी और चिल्लाने लगी प्लीज दरवाजे को खोलो प्लीज। और तभी मंदिर के दरवाजे खोलते हुए एक पुजारी कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मंदिर के दरवाजों को इतने जोर जोर से खटखटा रहा है। बैरल जोर से चिल्लाने लगती है मेरी मदद कीजिए। वो पुजारी देखकर पहचान जाता है और कहता है सेंटेंस। तभी बैरल कहती है ड्यूक यूबर एक डीमन बनने की कोशिश कर रहे हैं। बैरल की आंखों में थोड़ी आशा लग रही होती है। तभी वो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, एक सेंट वो भी डीमन से भागकर कैसे आ गई। बैरल उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वो कहता है ये जरूर उसके हाथों से छूट गई होगी क्योंकि इसने अपनी सेंट वाली सारी पावर्स खो दी होंगी। तभी मंदिर के अंदर से और भी पुजारी आ जाते हैं और वो कहते हैं अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि इसको एक बलिदान के रूप में डीमन गॉड को भेज दिया जाए। हमें गिरी हुई सेंटिस को आपको बलिदान के रूप में ऑफर करते हैं, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो लोग बैरल को पूरी तरीके से बांधे हुए होते हैं और उसके ऊपर तलवार चला देते हैं और जैसे ही उसके शरीर से खून निकलना चालू होता है उसको धुंधला धुंधला दिखने लगता है। सभी पुजारी उसके अगल बगल खड़े हुए होते हैं उसको बलिदान के रूप में देने के लिए। तभी हमें कोई दिखाया जाता है और नरक के दरवाजे खुल जाते हैं और वो रास्ता उस आदमी तक जा रहा होता है। एक आदमी नरक के गेट पर खड़ा हुआ जिसकी गहरी हरी आंखें हैं। बैरल के अंदर कुछ जान बची हुई होती है इसीलिए वो उस आदमी को देख पा रही होती है। एक डीमन, वो है ड्यूक वाइन। और जिस टाइम तक उसको ये सब रियलाइज हुआ तब तक उसकी जान जा चुकी थी। हम देखते हैं दोबारा से वो वही टाइम पर आ जाती है जहाँ पर सभी पुजारी कह रहे होते हैं सेंट सेंट। और फिर ऐसे ही उसकी थर्ड लाइफ चालू हुई जो कि अभी प्रेजेंट में चल रही है। बैरल अपने मन में सोच रही होती है उन लोगों को देखते हुए अब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी फैमिली सच में डीमंस की है और जो भी पुजारी हैं वो सिर्फ मुझे एक बलिदान के रूप में देना चाहते हैं। और जो डीमन एक इंसान का मुखौटा पहने हुए है वो सचमुच में एक ईवल है। और मेरे सभी क्वेश्चंस का जवाब मुझे मिल चुका है, वो है द वाइन फैमिली, एक डीमन की फैमिली। अगर मैंने इस इंसान को चुना तो ऐसा होगा मेरे लिए कि मैं सचमुच में नरक में जा रही हूँ। लेकिन अगर मुझे इन तीनों फैमिली के हेड में से किसी एक को चुनना पड़े शादी करने के लिए और बाकी की जो 2 फैमिलीज हैं वो एक नरक से बदतर नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं एक असली के नरक में जाना पसंद करूंगी। बैरल अपना डिसीजन ले लेती है अपनी पिछली 2 लाइफ को देखते हुए और कहती है मैं जाऊंगी वाइन फैमिली में। सभी पुजारी बैरल का डिसीजन सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं सेंट बैरल, जो भी डीमंस इंसान के रूप में छिपे हुए हैं उन्हें बाहर निकाले ढूंढकर और उन्हें वो पनिशमेंट दी जाए जिसके वो लायक हैं और हमें स्वर्ग में ले चले। बैरल काफी ज्यादा गुस्सा होती है अपने मन ही मन में उन लोगों की बातों को सुनकर और कहती है तुम लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। अगला सीन हम देखते हैं वाइन किंगडम में कासिल का और हम देखते हैं कैसल के अंदर का सीन जहां पर ड्यूक वाइन बैठे हुए होते हैं और उनको कोई रिपोर्ट देते हुए कह रहा होता है आज की रिपोर्ट में ये सारी चीजें हैं। और आखिरी रिपोर्ट माना की कमी होने की वजह से डीमंस को काफी ज्यादा गुजरना पड़ रहा है। तभी ड्यूक कहते हैं रेनोब और उस रेड बालों वाले डीमन का नाम होता है रेनोब और वो रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ। ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा है, जैसे एक गेस्ट जल्द ही हमारे यहाँ पर आने वाली है। ड्यूक की बात को सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है रेनोब और कहता है एक गेस्ट। और फाइनली हम देखते हैं ये है हमारी स्टोरी के मेन मेल लीड ड्यूक वाइन। ड्यूक कहते हैं हाँ मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि एक गेस्ट जल्द ही इधर पर आने वाले हैं।
अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरल बैठी हुई होती है और अपने मन में कह रही होती है ये जरूर ही वाइन फैमिली का कर्म फल होगा। लेटर में लिखा हुआ होता है हम संत के संदेहों और विकल्पों को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे मुकदमे का सामना करेंगे जब तक कि वाइन फैमिली की मासूमियत पता नहीं चलती और जब तक संत की उंगलियों में चमत्कार है हम आपकी सेवा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और बैरल तैयार हो चुकी होती है वाइन फैमिली में जाने के लिए। बैरल अपने कैरेज में बैठने जा रही होती है तभी पीछे से कोई आवाज लगाते हुए कहता है संत। बैरल पीछे मुड़कर देखती है। हम देखते हैं एक पुजारी दौड़ते हुए आ रहा होता है और कहता है यह भी एक पवित्र युद्ध है। वो काफी खुशी के साथ कह रहा होता है हमारे लिए उस दुष्ट राक्षस को जरूर पकड़ना, आप जरूर करेंगी है ना। बैरल अपने मन में कहती है अच्छी बात है, सफेद घूंघट की वजह से वे मेरे चेहरे के भाव नहीं देख सकते। और उसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहती है मैं इसे अच्छी तरीके से याद रखूंगी, अपने दिल में बसा कर रखूंगी। बैरल के रिप्लाई को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ईश्वर हमें स्वर्ग तक ले जाएंगे जरूर ही। और हम देखते हैं बैरल के कैरेज के साथ मंदिर के और भी सारे कैरेज और नाइट्स उसके पीछे जा रहे होते हैं। बैरल कैरेज में बैठी हुई होती है और अपने मन में कह रही होती है बहुत समय पहले देवताओं द्वारा पराजित किए गए राक्षस, ऐसा कहा जाता है कि वे इंसान की दुनिया में एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं और वे वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और वाइन फैमिली ने जो भूमि कोई और नहीं चाहता था अंधकार से भरी हुई भूमि का कार्यभार संभाला और वहां प्रकट होने वाले डीमन से बचाव किया। और इस साम्राज्य की शुरुआत से ही वह एक संस्थापक योगदान करता रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन पर डीमन होने का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन वाइन ड्यूक का महल सचमुच में डीमन से भरा हुआ है। बैरल अपने मन में ये सारी बातें सोच रही होती है और काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है। अपने मन में कहती है वो अब मुझे डर लग रहा है लेकिन मेरे लिए बचने का और कोई रास्ता भी नहीं है। आखिरकार मैंने ही तो असली राक्षस फैमिली को राक्षस के रूप में पहचाना था। वाइन फैमिली मुझे खत्म करने की कोशिश कर सकता है उससे पहले कि मैं उनका पर्दाफाश करूं। बैरल ब्राइड के रूप में जा रही होती है वाइन फैमिली में और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है मैं मरना नहीं चाहती, मुझे नहीं पता कि मुझे दोबारा जीवन कैसे मिला, लेकिन मुझे यह पक्का पता है कि मैं दोबारा मौत का अनुभव नहीं करना चाहती हूँ। वो काफी ज्यादा कांप रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मुझे जीना है, मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ, मुझे जीना है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं राक्षसों के लिए खुद को आवश्यक बना दूं? तभी उसे रियलाइज होता है और कहती है रुको, मैं अकेली इंसान हूँ जो साबित कर सकती हूँ कि वे एक राक्षस है। वाइन फैमिली के लिए ये शायद आसान होगा मुझे चुप कराने के लिए मुझे जान से मार देना, लेकिन वे जिस क्षण एक संत को मार देंगे उनके राक्षस होने का संदेह निश्चित हो जाएगा। वो काफी सोचने के बाद अपने मन में एक डिसीजन लेती है और कहती है मान लेते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि वे एक राक्षस हैं और यदि बातचीत का कोई अवसर उत्पन्न होता है तो इस मुद्दे को उठने में ज्यादा देर नहीं होगी। शायद परिवार चुनने के बजाय मंदिर के चंगुल से बच निकलना शायद संभव हो पाता, तो अभी के लिए मेरे लिए यही बेहतरीन विकल्प है। बैरल बाहर की ओर देख रही होती है और देखते हुए अपने मन में कहती है रात का साम्राज्य, यह वही जगह होनी चाहिए जिसकी रखवाली वाइन फैमिली करती है। तो हम बस उधर पर पहुंचने ही वाले हैं तभी उसको कोई आवाज सुनाई देती है बाहर से। कैरेज चलाने वालों से कोई पूछ रहा होता है क्या यह वही रथ है जो संत को लेकर चल रहा है? तभी वो रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ, लेकिन आप कौन है? वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं हम वाइन फैमिली के नाइट्स हैं और ड्यूक के आदेशानुसार संत को ले जाने आए हैं और अब से हम इधर से संत को स्वयं ले जाएंगे। तभी मंदिर के नाइट कहते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मंदिर के नाइट्स कह रहे होते हैं विवाह होने तक संत को संसारिक हाथों से स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए। तभी दूसरे नाइट्स कहते हैं क्या आप जिस जगह जाने वाले हैं वह सांसारिक दायरे से बाहर नहीं है? ये सब सुनकर बैरल अपनी जगह से उठने लगती है। नाइट्स कहते हैं लेकिन लेडी संत संसारिक रथ तो अभी भी है इधर पर। बैरल रथ से नीचे उतरकर जाती है नाइट के पास और कहती है ड्यूक वाइन काफी ज्यादा दयालु व्यक्ति है। बैरल की बात को सुनकर नाइट काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी बैरल कहती है क्योंकि उन्होंने नाइट्स और यहाँ तक कि एक रथ को भी भेजा है और उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है मना करना असभ्य होगा। बैरल की बात को सुनकर मंदिर के नाइट कहते हैं संत हम आपको ऐसे उनके साथ कैसे जाने दे सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तभी बैरल कहती है वाइन फैमिली केवल संदेह के घेरे में है, उनके डीमन परिवार होने की पुष्टि नहीं हुई है, कृपया उनकी निगरानी करने की असभ्यता ना करें। वो सभी बैरल से क्वेश्चन करते हुए कहते हैं क्या। तभी बैरल कहती है सबूत मैं दूंगी, आप लोग नहीं। और बैरल के ऑर्डर को सुनकर वो सभी शांत हो जाते हैं। तभी बैरल के पीछे से नाइट पूछते हुए कहता है तो क्या अब हम चलें? और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं आपको इधर से ले चलूंगा संत। बैरल मन ही मन में काफी ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन वो रिप्लाई करते हुए कहती है हाँ जरूर। और कैरेज में चढ़ने के लिए बैरल उसका हाथ पकड़ने लगती है। सभी नाइट साइड से देख रहे होते हैं उसको। और बैरल ऑर्डर देते हुए कहती है मंदिर लौट जाओ, मैं तुमसे संपर्क में रहूंगी। और सभी नाइट्स को उसकी बात माननी पड़ती है और उससे एग्री करते हुए कहते हैं ठीक है हम समझ गए। और वाइन फैमिली का कैरेज उधर से जाने लगता है। सभी नाइट्स उधर पर ही खड़े रह जाते हैं। बैरल नाइट की तरफ देखते हुए कहती है ठीक है तो मैं आपकी देखभाल की प्रतीक्षा करूंगी। बैरल की बात का रिप्लाई देते हुए नाइट कहता है हाँ संत। और धीरे धीरे करके टाइम निकल जाता है। बैरल बाहर की ओर ही देख रही होती है और हम देखते हैं कैसल आ चुका होता है। बैरल अपने मन में कहती है तो आखिरकार मैं वाइन फैमिली तक पहुंच ही गई। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है और लंबी सांसें लेते हुए खुद से कह रही होती है नर्वस नहीं हो। तभी कैरेज की विंडो पर आते हुए कोई कहता है हेलो संत। और जैसे ही वो आवाज सुनती है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। बैरल बाहर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है निश्चित रूप से यहाँ पर अभी कोई नहीं था, क्या यह डीमन का कोई जादू है? और तभी स्माइल करते हुए कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वो डीमन खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मैं हूँ रेनो, वाइन स्टेट का बटलर। बैरल रेनोव को देखकर अपने मन में सोच रही होती है यह पहनाव कुछ बुरा लग रहा है देखने में और ये उन लोगों से काफी अलग महसूस हो रहा है। मैंने यूबर फैमिली और ओरबास फैमिली के जिन बटलर को देखा था उनसे। क्या वाइन फैमिली के सभी बटलर इसी तरह कपड़े पहनते हैं? बैरल उसके कपड़ों को देखकर अपने मन में कह रही होती है मुझे लगता है कि वाइन फैमिली के सभी लोग मूल रूप से ऐसे ही हैं। और तभी रेनोव उसको घूरते हुए देख रहा होता है। बैरल उसको देखकर अपने मन में कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझसे खुद उम्मीद कर रहे हैं कि मैं दरवाजा खोलूं और खुद ही नीचे उतर जाऊं? रेनोव खड़ा हुआ होता है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है और ऑफ कोर्स उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। बैरल जाकर गेट को पकड़ने लगती है और अपने मन में कहती है बेशक ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके गेट खोलने से पहले कोई और गेट खोल देता है और वो वही नाइट होता है। वो अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे कहता है आइए मैं आपको ले चलता हूँ। बैरल ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और नर्वस भी और अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे कहती है हाँ जरूर। और बैरल कैरेज से नीचे उतरने लगती है। तभी वो अपने मन में कहती है अब मैं सचमुच वाकई में वाइन फैमिली का हिस्सा हूँ। यह जगह किसी डीमन फैमिली की नहीं है, मैं तो बस इंसान की फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है। नाइट बैरल को रास्ता दिखाते हुए कहता है इस तरफ चलिए। तभी बैरल कहती है ठीक है। बैरल नाइट की साइड से जा रही होती है और उस नाइट की निगाहें सिर्फ बैरल के ऊपर होती है। वो बैरल का पास्ट देखते हुए कहता है वह अपना तीसरा जीवन कैसे जी रही है। अभी हम देखते हैं कुछ घंटों पहले का सीन जहाँ पर रेनोव आकर कहता है ड्यूक से योर ग्रेस। सेंटस का कैरेज अब रात के साम्राज्य में एंटर कर रहा है। रेनोव की बात सुनकर ड्यूक अपने मिरर की तरफ देखते हैं। हमें बताया जाता है ड्यूक वेलिथ वॉन वाइन एक डीमन है जो कि आगे तक का देख सकते हैं, वो फ्यूचर देख सकते हैं। जितने भी डीमंस होते हैं सभी डीमंस के पास अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज होती हैं और वेलिथ वॉन वाइन की यूनिक एबिलिटी है कि वो अपनी आंखों से पूरे अंत तक देख सकता है। फिर वो कोई भी और कैसी भी चीज हो उसके अंत तक देख सकता है पूरा। लेकिन ज्यादातर अभी के जैसे उसने अंत को देखा अपनी आंखों से शीशे में देखने वाले खुद के रिफ्लेक्शन को देखते हुए। लेकिन बैलिथ का अंत हमेशा ही सेम रहा। जैसे ही उसकी शक्तियां कम हुई उसने अपना आपा खो दिया और काफी ज्यादा गुस्से में आकर और आखिरकार वो एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसकी हमेशा ही एक दानव जैसी मृत्यु हुई। और मैं मॉन्स्टर बनने से पहले कभी मरूंगा नहीं। और उसके यही विश्वास ने उसे हमेशा जीत दिलाई और उसकी तलवार ने उसका ना मरने का हमेशा वादा निभाया। और यही सब कुछ चीजें उसके लिए काफी थी बाकी डीमंस को मारने के लिए। और इसी वजह से उसने इस आए हुए गेस्ट को वेलकम किया। हमें दिखाया जाता है ड्यूक कह रहे होते हैं तो अच्छा सेंटिस आ रही हैं। ड्यूक अपने मन में सोचते हुए कहते हैं उन्होंने वाइन फैमिली को एक बार में कैसे चुन लिया, मैंने तो सोचा था कि मंदिर एक खाली जगह है सिर्फ। और वो मन ही मन में स्माइल करते हुए कह रहा होता है तो क्या सेंटिस सचमुच में एक सेंटिस है?
और रेनो बाकी की रिपोर्ट्स बताते हुए कहता है नरक का दरवाजा वैसे ही स्टेट में है अभी, और वो धीरे धीरे करके बंद हो रहा है और अब इंसानों द्वारा मिले हुए माने पर जीवित रहना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। रेनोब की बात सुनने के बाद ड्यूक अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर दरवाजा ऐसे ही बंद हो गया तो जो नरक के अंदर डीमंस हैं उनसे हमारा संपर्क टूट जाएगा पूरी तरीके से। नरक का दरवाजा ये एक अकेला दरवाजा है जो सीधे नरक जाता है और इसको खोलने के लिए माना की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी माना काफी ज्यादा कम है। माना एक ऐसी एनर्जी है जो इंसानों के सभी नेगेटिव इमोशंस से मिलती है। डर, धोखा, निराशा, ऐसे इमोशंस चाहे जितनी ही गड़बड़ी हो, इन सभी की एक लिमिट होती है। जिस दिन साइंटिस्ट स्वर्ग के दरवाजों को खोलेगी और निराशाओं से भरे इंसानों का माना एब्जॉर्ब करने के बाद सबसे बढ़िया तरीका वही होगा उस दिन नरक के दरवाजों को खोलने का। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि साइंटिस्ट ऐसी चीज कोई करेगी। तभी वो उठते हुए कहता है चलो चलते हैं, जाकर मिलते हैं उससे। तभी रेनोब पूछते हुए कहता है क्या आप सचमुच खुद जाने की योजना बना रहे हैं? रेनोब की बात का रिप्लाई देते हुए ड्यूक कहते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? रेनोब कहता है बहुत अच्छा, कृपया जाइए। और हम देखते हैं वो नाइट ड्यूक ही होते हैं जो बैरल को लेने जाते हैं। और अब हमें उस मोमेंट से दिखाया जाता है जब बैरल बोल रही होती है ड्यूक ऑफ वाइन कितने दयालु व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने नाइट और कैरिज को भी भेजा है तो मना करना सही नहीं रहेगा। बैरल की बात को सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है और जब बैरल उसके साइड से जा रही होती है तभी वो अपने आंखों से उसके पास्ट को देख लेता है और कहता है अपने मन में इसने 3 लाइफ जी हैं। एक बार दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई और दूसरी बार बलि चढ़ा देने की वजह से, और आखिरी बार वो बैरल के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है लेकिन पता नहीं लगा पाता है और अपने मन में कहता है क्या बाकी सब समझने के लिए माना की कमी कम हो गई है? और फिर बैरल उन लोगों के साथ जाने से पहले उससे कहती है तो फिर कृपया मेरा ख्याल रखना। ड्यूक स्माइल करते हुए उसके बात का रिप्लाई देते हुए कहते हैं यस सेंटिस। और बैरल कैरेज में बैठ जाती है। वो उसको दूर से देखते हुए अपने मन में कहता है सेंटिस ओरबास फैमिली की वाइफ के रूप में एक बार उसकी मृत्यु हो चुकी है और एक बार यूबर फैमिली की वाइफ के रूप में भी, तो अब उनकी ये तीसरी लाइफ चल रही है। और सेंटिस पहले से ही जानती है कि वाइन फैमिली डीमन की फैमिली है और वो ये सब जानते हुए भी यहाँ तक आई है। क्यों? क्या वह न्याय की भावना से प्रेरित होकर सबूत इकट्ठा करने आई है? और अगर उसने तुरंत मंदिर को इसकी सूचना दी होती तो पुजारियों ने मेरी तरफ अपनी तलवार कर रखी होती। और बैरल किंगडम को देखने के बाद भी कहती है ड्यूक ऑफ वाइन यहाँ पर रहते हैं, यह दयालु और स्वागत योग्य स्थान पर। वो बैरल को समझ नहीं पा रहा होता है और अपने मन में कहता है ये सब जानने के बाद भी फिर भी मुझे किसी प्रकार की घृणा का आभास नहीं हुआ उसे राक्षसों के प्रति। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि हो सकता है ये सेंटिस, तभी उसे किसी चीज का आभास होता है। वो सभी नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है सभी अपने आप को तैयार कर लो। बैरल काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है और अपने मन में कहती है हो सकता है क्या अटैक हुआ है हम पर? और कैरेज के बाहर ड्यूक से पूछते हुए कहती है क्या कुछ हो रहा है बाहर? ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं अगर आप इसको ना ही देखें तो ज्यादा आरामदायक होगा आपके लिए। बेशक अगर आपका इरादा ज्यादा देर तक रुकने का नहीं है, अगर आप देख भी लेंगी तो भी कोई बात नहीं। नाइट की बात सुनने के बाद बैरल अपने मन में कहती है यह तो बेहद स्पष्ट जवाब है। क्या मुझे यदि आपका लंबे समय तक रुकने का इरादा नहीं है का अर्थ यह समझना चाहिए कि अगर आप जल्दी ही रिपोर्ट करने और चले जाने की योजना बना रही हैं? अगर ऐसी बात है तो तभी वो नाइट से पूछते हुए कहती है तो मेरी रक्षा करोगे है ना? बैरल ने उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया होता है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है और ड्यूक भी ये क्वेश्चन सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे होते हैं। उनने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। बैरल की बात का रिप्लाई देते हुए ड्यूक कहते हैं हाँ जरूर, वैसे भी यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। और बैरल से अपनी बात कहकर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। बैरल ये सब देख रही होती है। वो बैठे हुए अपने मन में सोच रही होती है वाइन स्टेट ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर की भरमार है। यह तरीके के हमले तो आम है लेकिन, और जैसे ही उसे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगती है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है। लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा शांत बैठी होती है और अपने मन में कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे मॉन्स्टर से डर नहीं लगता है, लेकिन शायद यह उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज की वजह से है। अब मुझे थोड़ा और सुकून महसूस हो रहा है। वो अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। तभी वो बैठे हुए अपने मन में सोचती है वे मॉन्स्टर्स को क्यों मार रहे हैं? उनमें निश्चित रूप से मॉन्स्टर की समान ही शक्तियां हैं
और अब हमें वाइन कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बेरिल उधर पर पहुंच चुकी होती है जहां पर रेनोब वाइन को कैसल के अंदर ले जा रहा होता है और कह रहा होता है आपको इस तरफ आना है। बेरिल काफी नर्वस लग रही होती है और वो रेनोब का पीछा करते हुए जा रही होती है और अपने मन में कहती है मैं आखिरकार वाइन एस्टेट में प्रवेश कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जब मैंने पहली बार मॉन्स्टर्स के शव देखे शांत रहना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब मैं इधर पर इंसानों के बीच में हूँ, डीमंस के बीच में नहीं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। रेनोब आगे आगे चल रहा होता है और वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है। तभी बेरिल उससे पूछते हुए कहती है क्या रिसेप्शन रूम सेकंड फ्लोर पर है? वो अपने मन में कह रही होती है पिछले जीवन में मैंने एक नोबल जैसे जीवन जिया है, इसलिए मुझे पता है नोबल फैमिली में आमतौर पर रिसेप्शन रूम फर्स्ट फ्लोर पर ही होता है। बेरिल के क्वेश्चन पूछने पर रेनोब रिप्लाई देते हुए कहता है वो थर्ड फ्लोर पर है। बेरिल कहती है माफ कीजिएगा। रेनोब को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी वो कहता है तो ठीक है मैं उसको फर्स्ट फ्लोर पर मूव कर देता हूँ। रेनोब की बात को सुनकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अपने मन में कहती है कोई रिसेप्शन रूम को कैसे ही एक गमले की तरह इधर उधर कर सकता है। उसका सरप्राइजिंग चेहरा देखकर रेनोब भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है खुद में। बेरिल स्माइल करते हुए कहती है वास्तव में थर्ड फ्लोर पर गेस्ट की देखभाल करना काफी ज्यादा असुविधाजनक हो सकता है। रेनोब आगे जाने लगता है और बेरिल भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो अपने मन में कह रही होती है जो कि ये डीमंस की फैमिली है, इसलिए वे रिसेप्शन रूम एक गमले की तरह मानकर इधर उधर रख सकते हैं। चाहे यह कितना भी सस्पिशियस क्यों न लगे, मुझे इसे दिखाना नहीं चाहिए। और तभी वो लोग रिसेप्शन रूम तक पहुंच जाते हैं और रेनोब गेट खोलते हुए कहता है आप प्लीज अंदर आ सकती हैं। और जैसे ही वो लोग रूम के अंदर पहुंचते हैं रेनोब चाय को सर्व करने लगता है। बेरिल खुद को समझाते हुए अपने मन में कह रही होती है नेचुरली बिहेव करो, लेकिन क्या चाय सचमुच में इतनी लाल हो सकती है? बेरिल को चाय की तरफ देखते हुए रेनोब उससे कहता है आप उसे पी सकती हैं आराम से। रेनोब उसी की तरफ देख रहा होता है और वेट कर रहा होता है कि वो कब चाय पीना स्टार्ट करेगी। उसकी बात सुनकर बेरिल एकदम से सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो अपने ख्यालों में डूबी हुई होती है और कहती है हाँ मैं अच्छी तरीके से पीऊंगी उसको। और हिम्मत करके बेरिल उस चाय को पीने लगती है। और तभी हम कुछ पुराने मोमेंट्स देखते हैं जहाँ पर रेनो पहुँचते हुए कह रहा होता है सभी से फाइनली सेंटेस अब आ चुकी हैं वाइन एस्टेट में। और जैसे ही रेनोब की बात बाकी सभी डीमन सुनते हैं वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो हम पहले से ही तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब हम युद्ध पर जाएंगे। सभी डीमंस अपने हथियार निकाले हुए होते हैं। रेनोब उन सबको देखकर काफी ज्यादा बुरा मुंह बनाते हुए कहता है इन सबको साइड में रखो, यह उस बारे में नहीं है। रेनोब की बात को सुनकर सभी डीमंस कंफ्यूज होकर पूछते हैं क्या अगर ये उस बारे में नहीं है तो फिर? तभी रेनोब सभी को बताते हुए कहता है हिज ग्रेस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें सेंटिस को एक गेस्ट के रूप में वेलकम करना है। और सभी जैसे ही रेनोब की बात सुनते हैं काफी गुस्से में लग रहे होते हैं और काफियों को समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहते हैं एक गेस्ट और वो भी सेंटिस को एक गेस्ट के रूप में। तभी एक डीमन को याद आता है और वो कहता है काफी अलग अलग टाइप के गेस्ट होते हैं जिन मेहमानों से आपको मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं और ऐसे मिशन जिसमें आपको डराना धमकाना होगा, उनसे जितना हो सके उतना हासिल करना होगा और फिर उन्हें भिखारियों की तरह बाहर निकाल देना होगा। अरे हाँ, वह उन मेहमानों में से एक होनी चाहिए जिनका सिर काटने की जरूरत है। वो ये सारी चीजें अपने दिमाग में सोच रहा होता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है मुझे पूरा भरोसा है वो इसी प्रकार की मेहमान है। तभी रेनोब उसके सिर पर पीछे मारते हुए कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसके सिर में जोर से लग जाती है रेनोब की मारने की वजह से। तभी रेनोब कहता है हिज ग्रेस ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि युद्ध की सभी तैयारियों को छिपाने के लिए। क्या? तो फिर हमें क्या करना होगा? क्या आप कह रहे हैं कि हमें एक साधारण नोबल परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए? रेनोब रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। तभी दूसरा डीमन पूछते हुए कहता है तो आखिरकार नोबल फैमिलीज में क्या होता है? तभी दूसरी डीमन कहती है हर एक नोबल फैमिली में एक बटलर होता है। दूसरा डीमन भी सजेशन देते हुए कहता है एमी बटलर के रोल के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। आखिरकार वो लड़का कहाँ पर गया? और हम देखते हैं उधर पर एक कौवा भी होता है और वो बोलते हुए कहता है एमी तो आधे दिन पहले ही युद्ध भूमि के लिए भाग गया। ये सब जानने के बाद रेनोब कहता है तो फिर यहाँ सबसे आकर्षक दिखने वाला कौन है?
डीमन लड़की को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और सभी लोग अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं और हम देखते हैं वो कौवा भी खुश होकर अपनी तरफ उंगली दिखा रहा होता है। रेनोब ये सब देखकर समझ जाता है और कहता है आखिरकार ठीक है, मैं ही बटलर का रोल निभाऊंगा। रेनोब की बात सुनने के बाद एक डीमन कहता है आप सबसे आकर्षित हैं लेकिन मैं। तभी दूसरा डीमन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके कहता है लेकिन क्या आपको चाय सर्व करना भी आता है? रेनोब उसका हाथ अपने सामने से हटाते हुए कहता है बस पानी ही तो डालना है, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी वो डीमन कहता है ये तो पीने वाले पदार्थों की इंसल्ट है। रेनोब कहता है तुम तो बस पीते ही रहते हो और अब तुम चाय और पीने वाली चीजों की बात कर रहे हो। तभी वो डीमन कहता है क्या इधर पर कोई कुक है, कोई कुक को बुलाओ। तभी दूसरा डीमन कहता है तुम बेरिथ की बात कर रहे हो, उस आदमी ने हाल ही में हिज हाइनेस को कोई अजीबोगरीब डिश परोसी थी और इसी वजह से उसे नरक में फेंक दिया गया। तभी वो डीमन कहता है जब आपको इनकी जरूरत होती है तब इनमें से कोई भी मौजूद नहीं होता है, यह बेशक निराशाजनक है। तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे पिए जाने वाली चीजों के गहरे ज्ञान के साथ नहीं, पिए पदार्थों के बारे में यह करना होगा। रेनोब को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है हम चाय के बारे में किसी न किसी तरह पता लगा लेंगे, इसीलिए सभी लोग काम में लग जाओ और पूरे स्टेट की सफाई कर डालो और जो रास्तों में लगी हुई भद्दी चीजें हैं उन्हें उधर से हटाओ। सभी डीमंस जल्दी जल्दी काम पर लग जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हम अभी हाल करते हैं। और रेनोब दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है और वो जादुई तोप वो वहाँ पर क्या कर रही है, उसे मेरी नजरों से दूर करो। तभी डीमन रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ हम समझ गए। रेनोब ने हर एक चीज की लिस्ट बना रखी हुई होती है और वो उसी हिसाब से सबको ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है इसे हटाओ उसे हटाओ। तभी एक आवाज आती है लॉर्ड रेनोब। रेनोब का ध्यान उसकी तरफ आता है। वो डीमन कहता है क्या उन राक्षसों के सिरों को वहीं छोड़ देना ठीक है? भय का माहौल बनाना अच्छा हो सकता है ना? रेनोब उसको उस मॉन्स्टर का सिर पकड़े हुए देखता है, उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के सिर को दूर फेंक देता है। उसके हाथ से सभी पेपर्स भी गिर जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है वो एक मेहमान है बेवकूफ। रेनोब को ऐसा करते देख वो काफी ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है लेकिन यह 200 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। वो डीमन रेनोब से कहता है क्या आप गेस्ट का स्वागत राक्षसों के सिर को हिलाकर नहीं करते हैं? आखिरकार गेस्ट का स्वागत करने का मतलब होता क्या है? और जैसे ही वो उसकी बात को सुनता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो अविश्वसनीय है, इतने बड़े वाइन स्टेट में जहाँ सफाई जादू से होती है। रेनोब इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है और अपने मन में कहता है केवल वो लोग जो मानवों की संस्कृति को कुछ हद तक समझते हैं वो सिर्फ मैं और हिज ग्रेस ही हैं। अरे हिज ग्रेस, क्या आपने सचमुच में मुझे इन मूर्खों के साथ रखा है? और अब हम देखते हैं वाइन स्टेट में फिर से वही मोमेंट, प्रेजेंट का सीन जहाँ पर रेनोब ने वेरल को चाय सर्व की होती है और वो चाय पी रही होती है। रेनोब काफी ज्यादा नर्वस होता है और खुद से मन ही मन कह रहा होता है यह एक साधारण नोबल फैमिली जैसा दिखना चाहिए है ना, मुझसे कुछ भी छूटा नहीं होगा। रिसेप्शन रूम के बारे में जानकर मुझे थोड़ी चिंता हुई, इसे फर्स्ट फ्लोर पर नहीं होना चाहिए लेकिन अब कोई जोखिम भरे कार्य नहीं होने चाहिए। रेनोब इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा चिंता में होता है और कहता है इसका स्वाद कैसा है? और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बेरिल का पूरा चेहरा उतर जाता है और वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है लेकिन वो फिर भी रिप्लाई करते हुए कहती है इसका स्वाद काफी अनोखा है। वो स्माइल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और अपने मन ही मन में कह रही होती है ये चाय नमकीन क्यों लग रही है और रेनोब की तरफ देखती है। बेरिल की बात को सुनकर रेनोब तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर आप जितनी चाहे उतनी ज्यादा ले सकती हैं। और रेनोब भी जाकर बेरिल के सामने सोफे पर बैठ जाता है। बेरिल तो काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है इस खारे पानी से। रेनोब अपने लिए भी चाय सर्व कर लेता है और पीता जा रहा होता है और अपनी तारीफ करते हुए कह रहा होता है कितनी अच्छी लग रही है। तभी बेरिल अपने मन में कहती है क्या ये गर्म नहीं है? उसके मुंह से भाप निकल रही है। बेरिल वो चाय नहीं पीना चाहती लेकिन फिर भी उठा लेती है और अपने मन में कहती है क्या डीमंस का स्वाद अलग होता है? क्या उन्हें यह वाकई में पसंद है? और ज्यादा खारा होने की वजह से वो पी नहीं पाती, उसको खांसी आने लगती है। तभी वो अपने मन में कहती है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, यह बहुत ज्यादा नमकीन है। और जैसे ही रेनोब बेरिल को खांसते हुए देखता है उसकी हंसी पूरी गायब हो जाती है। वो काफी चिंतित होकर बेरिल से पूछता है क्या कोई समस्या है? तभी बेरिल कहती है नहीं, बस मुझे लगता है कि मुझे वाइन कल्चर की अभी आदत नहीं पड़ी है। बेरिल के रिएक्शंस को देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस होता है, उसको पसीना ही पसीना आ रहा होता है और वो कहता है तो फिर
और बिस्किट से भरी हुई प्लेट को आगे करते हुए कहता है, क्या आप इनमें से कुछ खाना चाहेंगी? बिस्किट्स को देखकर बेरिल अपने मन में सोचती है, शायद कुछ मीठा खाने से मुझे सही लगे, और प्लेट में से एक बिस्किट उठाते हुए कहती है, धन्यवाद। तभी रेनोल्फ कहता है, जी हाँ, कृपया आराम से बैठिए। और बेरिल जैसे ही बिस्किट खाती है उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और अपने मन में कहती है, ये तो कितना तीखा है। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसको खांसी आने लगती है। तभी रेनोल्फ कहता है, क्या आप सही हैं? बेरिल अपने मन में कह रही होती है, यह दिखावा करना कि वे राक्षस है और मुझे ये नहीं पता, ये काफी ज्यादा है मेरे लिए। और अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर ड्यूक अपने विंडो के पास खड़े हुए होते हैं। ड्यूक को कोई रिपोर्ट करते हुए कहता है, योर ग्रेस, सेंटिस आपसे मिलना चाहती हैं। ड्यूक ये बात सुनने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, सेंटिस मुझसे मिलना चाहती है? हम देख रहे होते हैं ड्यूक कह रहे होते हैं, अच्छा तो सेंटिस मुझसे मिलना चाहती है, तबकि वो जानती है कि वो डीमंस की गुफा में है खुद, और डरने के बजाय वो उन डीमंस के लीडर को ढूंढ रही है। ड्यूक अपने मन में कहते हैं, देखने में वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी पहले मुझे। और तभी हम देखते हैं ड्यूक अपने साइड में रखे हुए मिरर की तरफ देखता है जहाँ पर उसको अपनी इमेज दिखाई देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। उस मिरर में वो खुद को देखता है जहाँ पर वो फूलों के ऊपर लेटा हुआ होता है और अपना हाथ बढ़ा रहा होता है किसी के लिए। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है उसे। वो उसको और आगे देखने की कोशिश करता है लेकिन इतने में शीशा टूट जाता है। तभी साइड में से अटेंडेंट चिल्लाते हुए कहता है, योर ग्रेस, क्या आप सही हैं? हम देखते हैं बेलित की आंख में चोट लग जाती है क्योंकि वो मिरर से अपना फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहा होता है और उसके आगे देख नहीं पाता है। बेलित अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरा अंत अब बदल चुका है। मुझे अपने फ्यूचर में ये देखना चाहिए था कि मेरा आपा खो गया है और मैं एक मॉन्स्टर में बदल रहा हूँ। ड्यूक अपने अटेंडेंट से कहता है, हेल्बस, मेरा अंत अब बदल चुका है। और हेल्बस काफी शॉक्ड होकर कहता है, क्या? वो ड्यूक की बात को सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप अभी सही है? बेलित उस मिरर के पास अभी भी खड़ा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने अपनी डेथ भी नहीं देखी। मेरी आंखों में मुझे हमेशा अपनी डेथ दिखाई देती थी आगे चलकर फ्यूचर में। या फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी और भी कई पहलू हैं और मेरा अंत अब बदल चुका है। हेल्बस ड्यूक से पूछते हुए कहता है, तो अब हमें क्या करना है? सेंटिस के बारे में हम क्या करें? हमने अपने सभी हथियारों को छुपा दिया है लेकिन अभी भी हम युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं किसी भी मोमेंट पर। हेल्बस की बात को सुनने के बाद ड्यूक को सेंटिस के बारे में याद आता है और वो कहता है, उसका नाम बेरिल था, है ना? बेलित काफी सीरियस होकर हेल्बस से कहता है, युद्ध की सभी तैयारियों को कैंसिल कर दो। ड्यूक की बात को सुनने के बाद हेल्बस रिप्लाई करते हुए कहता है, ठीक है। और जैसे ही उसको रियलाइज होता है वो कहता है, योर ग्रेस, ये क्या बात हुई? बेलित स्माइल करते हुए कहता है, अब हमारे पास कुछ नई चीज देखने को है। और वो अपने मन में कहता है, अगर मेरा फ्यूचर बदल सकता है। डीमंस का होना, उनका जीना और उनकी मैजिकल पावर्स एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को दी जाती है। इसीलिए ये फैक्ट कि मैं एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ एक मॉन्स्टर बनेगा। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मॉन्स्टर बनने के बाद सभी में पावर्स की कमी हो जाएगी और डीमंस का धीरे धीरे खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब वो फ्यूचर पूरी तरीके से बदल चुका है क्योंकि अब सेंटिस इस कैसल में अंदर आ गई है। ड्यूक की बात सुनने के बाद हेल्बस काफी ज्यादा चिंता में होता है और कहता है, इस तरीके से तो हमारे बारे में सभी को पता चल जाएगा थोड़ी ही टाइम में। खैर, रेनोव अभी जाकर सेंटिस को संभाले हुए है लेकिन उन्होंने ये चीज अभी तक सेंस कर ली होगी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है इधर पर। हेल्बस की बात का रिप्लाई देते हुए बेलित कहता है, जो कुछ भी है उसको वैसे ही चलने दो। तभी हेल्बस काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है, क्या? हेल्बस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ड्यूक कहना क्या चाहते हैं। तभी बेलित कहता है, सेंटिस हमारे बारे में पहले से ही जानती है कि हम कौन है असलियत में। और ड्यूक की बात को सुनने के बाद हेल्बस तो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके हाथ से फाइल भी गिर जाती है। और बेलित कहता है, इसीलिए जो कुछ भी है उसको वैसे ही रहने दो। मुझे अब ये पता लगाना है कि सेंटिस इस महल में किस लिए आई है। हेल्बस खुद को संभालते हुए कहता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? ड्यूक जाने से पहले कहते हैं, हाँ, अभी के जैसे इंसान बनने का नाटक चालू करते रहो। ये अब मैटर नहीं करता है कि चीजें कितने ही गड़बड़ हो गई हों। वो जितनी ज्यादा खुद को छिपाने की कोशिश करेगी वो उतने ही अपने इंटेंशंस को रिवील करेगी। और अगला मोमेंट देखते हैं हम कुछ टाइम बाद का वाइली स्टेट में गार्डन का सीन, जहाँ पर बेरिल टहलते हुए जा रही होती है बाहर। और वो जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है, अब मैं ये सोच रही हूँ कि डीमंस द्वारा प्लान की गई वेडिंग अच्छी तरीके से अब बीत जाए।
हम कुछ पुराने मोमेंट्स देखते हैं जहाँ पर रेनोप कह रहा होता है, हम अपनी तरफ से हर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज में गड़बड़ी नहीं हो और हर एक चीज अच्छी तरीके से हो। मुझे मेरा कमरा दिखाने से पहले उसने ये बात कही थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी नॉर्मल फैमिली में ऐसे ब्लड से भिड़ा हुआ कपड़ा, वो भी ब्राइड के रूम में ऐसे टंगा हुआ हो। रेनोप खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस कपड़े की तरफ जा रही होती हैं। रेनोप काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है और उस कपड़े को पकड़ते हुए कहता है, ये एक ट्रॉफी है जो हिज ग्रेस इसको जीतकर घर लाए थे। एक वॉक कैसा रहेगा गार्डन तक का। बैरल भी खुद को पूरी संभालने की कोशिश कर रही होती है और उसकी बात को समझते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है। और अभी हम इसीलिए प्रेजेंट का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर वो रेनोप के कहने पर गार्डन में टहलने हुए आई होती है और अपने मन में कह रही होती है, यही अकेली चीज नहीं है जो अजीब है। और तभी हम देखते हैं गार्डन में एक डीमन लेटा हुआ होता है, वो घास को खींच रहा होता है और हर बार बोल रहा होता है, इधर पर एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और गाना गा रहा होता है लेटा लेटा। और हम देखते हैं बैरल उसको दूर से देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, मैंने सोचा था कि ये गार्डनर है, लेकिन ये तो बस लेटा हुआ है और फ्लावर्स को खींचते हुए अपना भविष्य पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कितना अजीब है ये डीमन, नहीं वो इंसान कितना अजीब है। और हम देखते हैं वो डीमन जैसे ही बैरल को देखता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होकर उठता है और कहता है, अरे सेंटिस आप। और वहीं दूसरी तरफ विंडो से हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किचन में एक डीमन काम कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, ये कट क्यों नहीं रहा है। वो डीमन किचन में खाना बना रहा होता है और काफी गुस्से में कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये तो इंसानों से भी धीरे से कट रहा है। और हम देखते हैं बैरल भी उधर पर खड़ी हुई होती है और जैसे ही वो डीमन की बात सुनती है वो उससे मुड़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने अभी। और जैसे ही वो सेंटिस को देखता है काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे सेंटिस आप। और जैसे ही वो बैरल को देखता है वो कहता है, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि मैंने जितना सोचा था ये उससे धीरे से कट रहा है। वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है और अपने मन में कहती है, अजीब बात है, डीमन इंसान से खाना बनाते हुए भी अजीब मिस्टेक हो जाती हैं। और वो आगे बढ़ते हुए कहती है, मैंने तो ये सब रियलाइज ही नहीं किया था कि ये सब प्रिटेंड करना कि मैं ये सब नहीं जानती हूँ इतना ज्यादा कठिन हो सकता है। और वहीं आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, इन सब चीजों से हटके मैंने एक नई और इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की है। इधर पर वाइन स्टेट में दिन और रात दोनों ही होती हैं। इधर पर डीमन वाइन स्टेट के एरियाज के आसपास किसी फिक्स टाइम पर लाइट को जला देते हैं और फिर अलग किसी फिक्स टाइम पर उस लाइट को बुझा देते हैं। वो टहलते हुए जा रही होती है और अपने मन में ये सारी बातें करते हुए कह रही होती है, इसीलिए जिस टाइम पर लाइट होती है वो दिन का टाइम माना जाता है। वो ये सारी बातें अपने मन में कह रही होती है और उसे गार्डन में एक जुगनू दिख जाता है। उसको पकड़ते हुए वो कहती है, तो उन लोगों ने दिन भी बनाया हुआ है। और तभी हमें पीछे से आवाज सुनाई देती है, क्या लाइट देखने में इतनी ज्यादा अच्छी होती है। और जैसे ही वो सुनती है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। पीछे से आई हुई आवाज को सुनकर वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है। हम देखते हैं उसके पीछे कोई खड़ा होता है और वो इंसान जिसने आवाज लगाई होती है वो और कोई नहीं बल्कि ड्यूक होते हैं। वो फिर से नाइट के भेस में आते हैं उससे मिलने। जैसे ही बैरल उसको देखती है वो पहचान जाती है और अपने मन में कहती है, ये तो वही नाइट है जो मेरे साथ आया था कैरेज को गार्ड करते हुए। तभी बैरल स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि इस जगह पर बाहर की ओर से सिर्फ अंधेरा ही दिखाया जाता है तो ये काफी चमत्कार जैसा है कि इधर पर लाइट भी दिखाई देती है दिन के टाइम। उसकी बात का रिप्लाई देने के बाद वो अपने मन में कह रही होती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही आराम से इस बात का रिस्पॉन्ड किया। और हम कुछ पुराने मोमेंट्स देखते हैं जहाँ पर सभी डीमंस ने बैरल को ग्रीट किया होता है। तभी एक डीमन चाकू के साथ आते हुए उसको ग्रीट करते हुए कहता है, ये सर्वेंट है नाबेरस। लेकिन फिर भी एक डीमन पर्सन को चाकू के साथ ग्रीट करने के बाद कोई जाना पहचाना सा दिखेगा तो नॉर्मली ही कोई भी इंसान देखकर खुश होगा उसको। बैरल की बात को सुनने के बाद ड्यूक कहते हैं, आप कह रही हैं कि दिन की रोशनी को कैसे बनाते हैं। तो ड्यूक बैरल को बताते हुए कहते हैं, इस लाइट को चांद की रोशनी से कलेक्ट किया जाता है। जो लाइट रात के टाइम पर चांद से होती है उसको कैप्चर कर लिया जाता है और जेम्स की मदद से उसको दिन के टाइम पर रिलीज कर दिया जाता है। ड्यूक की बात को सुनने के बाद बैरल काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और कहती है, तो अच्छा ऐसा होता है ये। तभी ड्यूक बैरल से पूछते हुए कहते हैं, तो सेंटिस क्या आपको रोशनी वाली जगह ज्यादा पसंद है। ड्यूक की बात को सुनने के बाद बैरल काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अपने पीछे मुड़कर देखती है उसकी तरफ।
और हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, ड्यूक अपना हेलमेट हटा लेते हैं और वो ऐसे ही खड़े होते हैं। और वो जैसे ही ड्यूक को ऐसे देखती है, काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अपने मन में कहती है, इनके बालों का कलर चेंज हो गया, क्या वो ओरिजिनली सिल्वर कलर के नहीं थे? ड्यूक अपने बालों को सही करते हुए कहते हैं, जो लोग ज्यादातर उजाले वाली जगह से आते हैं उनको रात वाली जगह से डर लगता है। बैरल अपने मन में सोचते हुए कह रही होती है, ये सच बात है कि डीमंस के पास सारी एबिलिटीज होती हैं, तो इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी। तभी ड्यूक कहते हैं, लेकिन इधर पर तो पूरी तरीके से अंधेरा है, तो क्या सेंटिस्ट को उजाले वाली जगह पसंद है? क्या आपको इधर पर डर नहीं लग रहा है? ड्यूक की बात को सुनने के बाद बैरल अपने मन में कह रही होती है, ये कहना क्या चाहता है आखिरकार? और उसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अपने मन में ही काफी ज्यादा नर्वस होकर कह रही होती है, मुझे चिंता हो रही है, क्या इसके कहने का मतलब कुछ और भी है इसके पीछे? ड्यूक कहते हैं, मैंने ये सुना है कि रात एक अजीब सी इमेजिनेशंस को क्रिएट करती है और ये काफी लोगों को पसंद नहीं आती है। ड्यूक की बात को सुनने के बाद बैरल अपने मन में कहती है, रातें अजीब होती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो शांति से रिप्लाई देते हुए कहती है, नहीं, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे भला क्यों ही सोने में दिक्कत होगी, वो भी अंधेरे की वजह से। ड्यूक की बात को ध्यान में देते हुए वो अपने मन में कहती है, मंदिर में वो लोग हमेशा मुझे लाइट के अंदर रखते थे, सिर्फ उधर पर मेरी छोटी सी शैडो भी नहीं होती थी जहाँ पर मैं डिस्कम्फर्ट में छिप सकूं। और तभी वो ड्यूक से कहती है, जो चीजें सिर्फ अंधेरे में इमेजिन करते हैं लोग, वो हमेशा बुरी नहीं होती हैं। कभी कभी अंधेरे से वो सारी चीजें छिप जाती हैं जो इंसान बाहर नहीं दिखाना चाहता है किसी को। इसीलिए ये चीज मुझे परेशान नहीं करती है। और बैरल की बात सुनने के बाद ड्यूक कहते हैं, तो आपने ये जगह इसलिए नहीं चुनी है कि ये डीमंस जैसी लगती है? और ड्यूक की बात को सुनने के बाद बैरल एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो समझ नहीं पा रही होती है वो कहना क्या चाहता है आखिरकार। और ड्यूक की तरफ देखते हुए वो अपने मन में कह रही होती है, आखिरकार ये नाइट कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है? और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे सिर्फ 3 फोटो दी गई थी और उन फैमिलियों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और इतनी अकेली चीजों से ये नहीं पता चलता है कि कौन सी डीमन फैमिली है। और अपनी बात कहने के बाद वो अपने मन में कह रही होती है, ये जरूर मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ड्यूक बैरल की बात को ध्यान से सुन रहा होता है और कुछ नहीं कहता। तभी बैरल कहती है, तो आप ये भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, मंदिर के अंदर हमेशा लाइट रहती है, इसीलिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि कोई सपने देख सके या कोई चीज इमेजिन कर सके। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इधर पर आकर कैसे किसी चीज के बारे में ड्रीम और डिजायर करते हैं, ये सारी बातें समझ सकती हूँ। और अंधेरा और रात को देखकर सपनों के बारे में जानने की काफी ज्यादा जिज्ञासा होती है मुझे। ड्यूक बैरल की बात को शांति में खड़े होकर पूरे ध्यान से सुन रहा होता है और जैसे ही वो बोलना बंद कर देती है, वो बैरल से कहता है, अगर ये बात डिजायर के बारे में है। बैरल उसकी बात को ध्यान से सुन रही होती है। ड्यूक बैरल से डायरेक्टली कहते हैं, तो आपका मतलब ये है कि किसी चीज को कैसे डिजायर करते हैं, है ना? और वो जैसे ही ड्यूक की बात सुनती है, उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो जाता है और अपने मन में कह रही होती है, उसके वर्ड्स कितने डायरेक्टली उसने ये बात कह दी, कितने आसानी के साथ, वो भी स्माइल करते हुए। बैरल काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है और उस टॉपिक को हटाने के लिए वो कहती है, वैसे मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जो मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं। क्या वो ई स्टेट में अभी वापस लौट आए हैं? और जैसे ही ड्यूक बैरल की बात सुनते हैं, वो तो काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा होता है। ड्यूक अपने हाथ में जो हेलमेट लिए होते हैं वो छोड़ देते हैं और बैरल की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हाँ जरूर। ड्यूक आगे बढ़कर बैरल के पास खड़े हो जाते हैं। बैरल काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है उसके ये रिएक्शन को देखकर। बैरल नर्वस होकर अपने मन में कह रही होती है, ये मेरे इतने करीब क्यों आता जा रहा है? और तभी उसे पूछते हुए कहती है, तो क्या आप मुझे उन तक ले जा सकते हैं, ड्यूक तक? ड्यूक बैरल की तरफ झुकते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं उन्हें आपसे काफी करीब से मिला सकता हूँ। बैरल के पीछे एक पेड़ होता है, जैसे ही ड्यूक उसके करीब बढ़ते हैं, वो पीछे जाकर पेड़ से टकरा जाती है। ड्यूक अपना हाथ उसके साइड में रख लेते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। ड्यूक के ये सब करने की वजह से बैरल का चेहरा और भी ज्यादा रेड पड़ जाता है। वो काफी ज्यादा एम्बेरस्ड होती है और रुकते हुए कहती है, आप ये कर क्या रहे हैं आखिरकार? ड्यूक बैरल के इतने ज्यादा करीब खड़े हुए होते हैं कि उसकी आंखों में सिर्फ ड्यूक के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होता है उसे। ड्यूक बैरल का एम्बेरस्ड चेहरा देखकर उसकी तरफ झुकते हुए स्माइल करते हुए कहता है, आपके फ्यूचर हस्बैंड होने वाला मैं ही हूँ। ड्यूक की बात को सुनने के बाद बैरल के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। ड्यूक बैरल से पूछते हुए कहते हैं, तो फिर मैं आपको सेंटिस बैरल कह के बुलाऊं या फिर सिर्फ बैरल?
ड्यूक बैरल की तरफ अपना कदम और बढ़ाता है और कहता है, या फिर आप मैडम सुनना पसंद करेंगी मुझसे। ये सब कुछ इतने जल्दी हो रहा होता है कि बैरल को समझ नहीं पा रही होती है और काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है। उसे डर भी लग रहा होता है क्योंकि वो जानती है कि उसके सामने एक डीमन खड़ा हुआ है। और अपनी पूरी हिम्मत के साथ रिप्लाई देते हुए कहती है, प्लीज मुझे बैरल बुलाइए। और बैरल की बात को सुनने के बाद ड्यूक उसका नाम लेते हुए कहते हैं बैरल, और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मेरा नाम है बेलिथ वॉन वाइन। इतना सब कुछ जानने के बाद बैरल अपने मन में कहती है, अच्छा तो जो नाइट मेरे साथ अभी तक कैरेज के पीछे आया था वो नाइट सचमुच में ड्यूक बेलिथ वॉन वाइन थे। ये सब कुछ पता लगने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइजिंग फील हो रहा है, लेकिन मुझे इससे जानकर काफी ज्यादा तसल्ली भी हुई। मुझे इस बात की काफी ज्यादा चिंता थी कि जैसी मेरी पुरानी लाइफ थी यूबर और ओरेबास फैमिली में, वैसे ही ये भी काफी ज्यादा शायद गुस्सैल होंगे जब वो अपने लैंड पर आएंगे तब। लेकिन आखिरकार सामने से जानने के बाद वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है कि जितना मुझे डर लग रहा था। ड्यूक बैरल से कहते हैं, जैसे ही आप इधर पर आई थी आपने सबसे पहले मुझसे मिलने की इच्छा की थी। ड्यूक कहते हैं, मंदिर एक ऐसी जगह है जो ज्यादातर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और सेंटस आपके जैसे किसी सफल व्यक्ति को अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर कुछ बिल्कुल अलग करते हुए देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है। ड्यूक की बात को सुनने के बाद बैरल कहती है, मैं इस शादी को किसी डीमन फैमिली को ढूंढने से कहीं ज्यादा अधिक मतलब देना चाहती हूँ। और ड्यूक से ये बात कहने के बाद वो अपने मन में सोच रही होती है, हालांकि मुझे पता है कि प्राइस्ट ये सारी बातें जानकर काफी ज्यादा दुखी होंगे। बैरल की बात को ध्यान से सुनने के बाद ड्यूक उससे पूछते हैं, आपका क्या मतलब है, और ज्यादा मतलब देना चाहती हैं आप इस वेडिंग को? ड्यूक की बात का रिप्लाई देते हुए बैरल कहती है, कम से कम इसका मतलब यह तो है कि हमें हम पर ध्यान देना चाहिए। और मैं उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ जो मुझसे शादी करेगा और मेरे साथ रहेगा हमेशा। और जैसे ही बैरल अपनी बात कहती है ड्यूक से, ड्यूक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहता, और बैरल काफी ज्यादा शांत खड़ी होती है और नर्वस हो रही होती है अपने मन ही मन में। ड्यूक बैरल से कहते हैं, मुझे लगा कि मैं शायद सिर्फ शक के घेरे में था। बैरल काफी ज्यादा नर्वस होकर कहती है, मैं डीमंस का पता लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है अच्छी तरीके से कि आप एक डीमन नहीं है, तो ये पूरी तरीके से एक गलत चॉइस नहीं है मेरी। बैरल अपनी बात कह रही होती है, तभी ड्यूक बैरल के पास जाते हैं और उसके बालों को पकड़ते हुए कहते हैं, तो अब आप क्या सेटिस्फाइड हैं अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को देखकर? और बैरल तो इतनी ज्यादा एम्बेरस होती है, उसका पूरा चेहरा रेड हो चुका होता है। वो अपने मन में कह रही होती है, कितने करीब हैं ये मेरे। हम देखते हैं बैरल काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है ड्यूक के इतने करीब आने से। वो अपने मन में कह रही होती है, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बैरल को ऐसे रिएक्ट करते देख ड्यूक सीधे खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर और स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अब। बैरल का फेस अभी भी पूरी तरीके से रेड हो रखा था। तभी ड्यूक कहते हैं, ठीक है तो फिर मैं अभी इधर से चलता हूँ, मुझे काफी सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स अटेंड करने हैं। और ड्यूक जाते हुए कहते हैं, अब हमारी अगली बातचीत इससे भी ज्यादा प्राइवेट जगह पर होगी। ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए बैरल कहती है, हाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उनका मतलब क्या है प्राइवेट। और जैसे ही बैरल को समझ में आता है उसका फेस टमाटर की तरह पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है और वो अपने मन में कह रही होती है, क्या अभी जो ड्यूक ने बात कही है उनका मतलब क्या वेडिंग नाइट से था? बैरल की तरफ देखते हुए ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि आप एक सेंटिस्ट के जैसे ही रही हैं, तो क्या आप रात के मामलों के बारे में जानती हैं बैरल? और जैसे ही बैरल ड्यूक की बात को सुनती है उसका चेहरा और भी ज्यादा रेड हो जाता है और वो रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ। बैरल ने अचानक से ड्यूक की बात का रिप्लाई कर दिया होता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एम्बेरस होती है कि उसके बाद वो कुछ नहीं कहती। ड्यूक बैरल की तरफ ही देख रहे होते हैं और कहते हैं, मंदिर सभी को ये सिखाता है कि अपनी डिजायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना? मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सच है। और बैरल ड्यूक की बात को सुन रही होती है और काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है। तभी ड्यूक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बैरल का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हैं, और वो बैरल के सामने झुककर उसके हैंड को पकड़े हुए उसके हैंड पर किस करता है। और जो कि आप सीखना चाहती हैं डिजायर्स के बारे में। बैरल काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वो ड्यूक की बातों को सुन रही होती है। और ड्यूक स्माइल करते हुए बैरल की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, और उस टाइम रात में तो आप भगवान को भी भूल जाएंगी अपने। और अगला सीन हम देखते हैं दूसरे दिन का वाइन एस्टेट में। निवेरस कह रहा होता है, शादी का हॉल कितना खाली खाली लग रहा है, क्या मंदिर वालों का ये मतलब था कि एक सादा सिंपल शादी से?
निवेरस की बातों को सुनकर रेनोब कहता है, जो कि सभी तैयारियां मंदिर वालों ने की है, तो ये तो नेचुरल है कि सारी चीजें प्लेन ही होनी है। निवेरस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, अगर ऐसी बात है, चलो अपनी ड्यूक की डिग्निटी को मैच करने के लिए इस वेडिंग हॉल को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से सजा देते हैं अभी के अभी। निवेरस की बात को सुनने के बाद रेनोब बहुत ज्यादा बुरा चेहरा बनाते हुए कहता है, अब बस रुक जाओ। निवेरस पूछते हुए कहता है, क्या, क्यों? रेनोब कहता है, क्या तुमने सेंटिस के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं देखे हैं? निवेरस कहता है, क्या, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? और हम देखते हैं बैरल के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से उतरे हुए होते हैं। वो फिर भी स्माइल कर रही होती है और उसके चेहरे पर जो लुक होता है वो कह रहा होता है कि किसी भी चीज को छूना नहीं। निवेरस कहता है, कितनी बुरी बात है। तभी रेनोब कहता है, सबसे बढ़िया तरीका कि किसी को पता नहीं चले हम डीमन है, इससे सही है ये एक्शन लेना कि हम शांत रहे। और अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर कैरेज जा रहा होता है, जिसमें बैरल बैठी हुई होती है। वो कह रही होती है, और भी अच्छा होता अगर ड्यूक हमारे साथ आए हुए होते तो। बैरल के साथ एक और डीमन लड़की बैठी हुई होती है उस कैरेज में। वो कहती है, ड्यूक बाकी के मॉन्स्टर से निपटने गए हैं टेरिटरी में, उन्हें अभी इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि वो शादी के टाइम पर काफी ज्यादा बिजी रहेंगे और तब वो उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बैरल उसकी बात को सुनकर कहती है, अच्छा ऐसी बात है। तभी वो डीमन लड़की कहती है, वैसे आपकी वेडिंग के लिए आपकी ड्रेस आ चुकी है मंदिर से, और वो उसको दिखाती है। बैरल उसको देखकर अपने मन में कह रही होती है, कितनी सिंपल डिजाइन है इसकी, ना ही इस पर कोई पैटर्न है और इस पर ढाकने के लिए कोई घूंघट भी नहीं है, ऐसे जैसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये एक वेडिंग ड्रेस है। और कुछ टाइम बाद का सीन हम देखते हैं जब वो लोग कैरेज से उतरने लगते हैं। तभी वो पूछते हुए कहती है, तो क्या आपको अपनी वेडिंग ड्रेस पसंद आई? बैरल काफी ज्यादा उदास लग रही होती है और रिप्लाई करते हुए कहती है, नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बैरल की बात को सुनने के बाद वो लड़की उसकी तरफ देख रही होती है, तो बैरल काफी ज्यादा नर्वस होकर अपने मन में कहती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सच बात बोल दी? और तभी वो लड़की बैरल से कहती है, प्लीज मेरे साथ आइए। बैरल काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है, वो आखिरकार कहना क्या चाहती है। वो बैरल को अपने साथ ले जाती है और कमरे का गेट खोलते हुए कहती है, ये वेडिंग ड्रेस ड्यूक ने तैयार कराई है और उन्होंने कहा है अगर आप चाहें तो इसको पहन सकती हैं। बैरल जैसे ही उस ड्रेस को देखती है कहती है, वाओ, और अपने मन में कह रही होती है, कितनी सुंदर और चमकती हुई ड्रेस है ये। वो ड्रेस को देख रही होती है। तभी उसके मन में एकदम से पुजारियों की बात याद आती है कि सेंट्रेस को कोई भी ज्यादा चमकती चीजें या कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पहननी चाहिए। और अपने आप को शांत करते हुए अपने मन में कहती है, पता नहीं क्यों एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि जैसे मुझे मंदिर की आवाज सुनाई दी हो। और अगला मोमेंट देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं बैरल बैठी हुई होती है कैरेज में और अपने मन में कह रही होती है, मेरी पहली लाइफ में मैंने ड्यूक क्यूबर की पवित्रता को सहन करने में असमर्थ रही थी, लेकिन एक बार मैंने दूसरी फैमिली की वेडिंग अटेंड की थी और उधर पर जाकर उस खुश ब्राइड को देखकर मैंने अपने मन में सोचा कि कैसा लगता होगा एक इतनी अच्छी ड्रेस को पहनना और एक अच्छी सी शादी करना। बैरल के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा बुरे लग रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा दुखी फील कर रही होती है और अपने मन में कहती है, लेकिन अब अगर मैंने सचमुच में ऐसी कोई चीज पहनी तो मंदिर जरूर ही इसका विरोध करेगा पूरी तरीके से। लेकिन फिर भी एक बच्चे की तरह जिससे उसे कहा जाता है कि ये चीज नहीं करो, वो वही करना चाहता है, वैसे ही मैं भी अपनी आंखें इससे नहीं हटा पा रही हूँ। तभी उसके माइंड में ड्यूक की इमेज आती है और वो खुद से कहती है, नहीं, ये कोई बुरी चीज नहीं है कि किसी चीज के लिए डिजायर करना। हाँ, सही कहा, ये सिर्फ मेरी एक डिजायर है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो वो एक डिजायर है, उसमें कोई भी गलत या अच्छी बात नहीं है। और तभी उसे ड्यूक की कही हुई बात याद आ जाती है। ड्यूक ने कहा होता है, हमारी शादी वाली रात में मैं आपको एक ऐसी रात दूंगा जिससे आप अपने भगवान को भी भूल जाएंगी। और ये बात याद आने की वजह से बैरल का चेहरा तो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है खुद ही खुद में। वो अपने मन में कहती है, डिजायर के बारे में याद करते हुए नेचुरल ही मेरे दिमाग में ड्यूक की बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी मुझसे। बैरल ये सारी चीजें अपने मन में सोचे जा रही होती है ड्रेस को देखते हुए। तभी वो लड़की कहती है, सेंटिस, और वो रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ। बैरल काफी ज्यादा नर्वस होती है पहले, लेकिन रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ, मैं ये ड्रेस पहनूंगी, मैं ये ड्रेस पहनना चाहती हूँ अपने वेडिंग वाले दिन पर। और अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरल पहुंच चुकी होती है कैरेज से मंदिर में और प्राइस सामने बैठे हुए कहते हैं, नहीं, ये अलाउड नहीं है, आपको नॉर्मल लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। प्राइस की बात को सुनकर बैरल अपने मन में कह रही होती है, अभी मेरी शादी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि कोई भी चमकीली ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ मैं।
लेकिन बेरिल ने अपना डिसीजन बना लिया होता है और वो कहती है लेकिन फिर भी मैं ये ड्रेस पहनना चाहती हूँ जो ड्यूक ने मेरे लिए प्रिपेयर की है। सेंटिस की बात को सुनकर प्राइस काफी ज्यादा नर्वस होकर कहते हैं सेंटिस। तभी बेरिल कहती है अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डीमन का पता लगाना, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में ये अभी पता नहीं चला है कि 3 फैमिली में से कौन सी डीमन की फैमिली है। और अगर वाइन की ड्यूक एक डीमन नहीं है तो फिर मुझे उस पर्सन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। बेरिल की बात को सुनकर प्राइस काफी ज्यादा सरप्राइज होकर कहते हैं लेकिन ये बेरिल अपने मन में कह रही होती है सच बात तो ये है पिछली लाइफ्स में डीमन का पता लगाने के बाद मंदिर ने मेरी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा। बेरिल कहती है ये वेडिंग इसीलिए मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जो कुछ भी कहें ये सारी चीजें यूजलेस हैं, इसीलिए आप जा सकते हैं। बेरिल की बात सुनने के बाद प्राइस अपनी जगह से उठते हैं और जाते हुए कहते हैं भगवान हमेशा हमें देखता रहेगा। और बेरिल वहीं पर मंदिर में बैठी रह जाती है और वो कुछ नहीं कहती। और अगला सीन हम देखते हैं वाइन एस्टेट का, जहाँ पर गेट खटखटाने की आवाज आ रही होती है। रूम के अंदर हम देखते हैं नेबेरस और रेनोब होते हैं। रेनोब कुछ काम कर रहा होता है और वो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है सेंटिस। हम देखते हैं वो बेरिल होती है जो सीधे मंदिर से आकर रेनोब से मिलने आई हुई होती है। वो कहती है वेडिंग हॉल को अच्छी तरीके से डेकोरेट करो, जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से सजाओ उसे। और अगला मोमेंट देखते हैं हम जब हमें बताया जाता है डीमंस इंसान ही थे। अगर स्पष्ट रूप में कहें तो वह ऐसे इंसान थे जो जादू का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन भगवान, क्योंकि डीमंस जीने के लिए भगवान पर निर्भर नहीं रहते थे, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को श्राप दे दिया जो इंसान जादू का इस्तेमाल कर सकते थे। और इसी तरह से डीमंस का जन्म हुआ। और तभी हमें किसी की एंट्री दिखाई जाती है। वो चलते हुए जा रहा होता है और उसके आसपास उधर पर काफी सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। वो कहता है लेकिन यह काफी मनोरंजक है ना। वो सेंट जो ईश्वर के सबसे प्रिय है, उसने ईश्वर की नियति का उल्लंघन किया है और अब वो अपनी तीसरी लाइफ जी रही है। यह बात समझ में नहीं आती, लेकिन और सच कहूँ तो मुझे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है जिनका कोई मतलब नहीं होता। और हम देखते हैं वो इंसान ड्यूक होते हैं जिनकी एंट्री अभी हमें दिखाई जाती है और वो ही ये सारी बातें अपने मन में कह रहे होते हैं। ड्यूक मॉन्स्टर को मारते हुए अपने मन में कह रहे होते हैं मैं इस श्रापित शरीर में लंबे समय से जी रहा हूँ, लेकिन मुझे इतने लंबे समय बाद सेंटिस से मिलने के बाद इतना रोमांच महसूस हुआ है। यहाँ तक कि खुद मैंने एक नाइट का भेष धारण किया था जब मैं संत को लेने गया था। हम देख रहे होते हैं ड्यूक ये सारी बातें अपने मन में कह रहे होते हैं और अपने आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। ड्यूक कहते हैं वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ। कैसे किसी एक इंसान के अंदर मौत का इतना डर हो सकता है, एक डर जैसा इतना नेगेटिव इमोशन हो सकता है और वो फिर भी इतना शांत रहे। और मैं उसके अंदर की ये सभी इमोशंस को अपने अंदर ले लेना चाहता हूँ और खुद को भर लेना चाहता हूँ। और मैं अपनी इस डिजायर से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, इसीलिए मुझे ये सारा काम खत्म करके जल्दी से जल्दी घर लौटना है। और ऐसे ही हमें अगला सीन दिखाया जाता है वाइन एस्टेट का, जहाँ पर रेनोब इंतजार कर रहा होता है ड्यूक का। और हम देखते हैं ड्यूक वाइन एस्टेट में पहुंच गए होते हैं। रेनोब पूछते हुए कहता है आप वापस लौट आए, क्या मॉन्स्टर से लड़ना कुछ ज्यादा ही जोखिम भरा था। ड्यूक रिप्लाई देते हुए कहते हैं हाँ, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है उनकी काफी टाइम तक के लिए। तभी रेनोब कहता है आपने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। ड्यूक अपने घोड़े से उतरने के बाद कहते हैं तो फिर बाकी के सारे कपड़ों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तभी रेनोब कहते हैं हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। ड्यूक रेनोब से पूछता है तो क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई वेडिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। ड्यूक की बात को सुनकर रेनोब थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कहता है वैसे हमारी प्रिपरेशन के बीच में सेंटिस जरूर आई थी। और जैसे ही ड्यूक ये बात सुनते हैं सरप्राइज होकर कहते हैं क्या। हमें कुछ पुराने मोमेंट्स दिखाए जाते हैं वेडिंग हॉल के, जहाँ पर वो लोग बातें करते हुए कह रहे होते हैं सेंटिस ने कहा कि जितना हो सके उतना भव्य बनाओ इसको। क्या सचमुच में ये बात सेंटिस ने कही। सभी डीमंस यही बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं लेकिन क्यों, अभी तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तभी दूसरा डीमन कहता है अरे हो सकता है कि सेंटिस को वो सारी डेकोरेशन पसंद नहीं आई होगी। हम देखते हैं तभी नेवेरस आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है सुनो तुम लोग, मुझे नहीं पता कि सेंटिस के क्या इरादे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग तो वैसे भी मंदिर की नहीं सुनना चाहते हो, है ना। नेवेरस की बात को सुनकर वो सभी लोग सरप्राइज होकर कहते हैं वैसे हाँ ये बात सच तो है। तभी नेवेरस कहता है इसीलिए तो फिर हम सभी तैयारियां करना चालू कर देते हैं और हिज ग्रेस की डिग्निटी को मैच करने के लिए इसको बहुत भव्य तरीके से सजाएंगे।
सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ सही रहा, ऐसा ही करेंगे हम। और तभी दूसरा डीमन कहता है हिज ग्रेस की ट्रॉफी से भरा हुआ कैरेज भी अभी हाल आ चुका है, चलो इस जगह को पूरी तरीके से बदल देते हैं। हम देखते हैं रेनो भी उधर ही पर खड़ा हुआ होता है, वो उनको देखकर काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं बैरल आ जाती है। बैरल कहती है सभी लोग रुक जाइए। रेनोब उसको देखकर कहता है सेंटिस आप। बैरल की बात को सुनकर सभी डीमंस उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं सेंटिस इधर पर आई हैं, सेंटिस को क्या काम हो सकता है, सेंटिस इधर पर क्यों आई हैं। बैरल काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है और अपने मन में कहती है मुझे खुशी है कि मैंने इधर आने के लिए डिसाइड किया। वो लोग जिन ट्रॉफीज को सजाने की बात कर रहे होते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं मरे हुए। बैरल अपने मन में कहती है इन डीमंस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंसान अपने वेडिंग वेन्यू को कैसे सजाते हैं। वो खुद को समझाते हुए अपने मन में कहती है अब बस एक ही तरीका बचा है। बैरल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है जो कि ये मेरी वेडिंग है, मैं ही इसको खुद से तैयार करूंगी। रेनोब भी काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है उसके डिसीजन को सुनकर। बैरल की बातों को सुनकर डीमंस बातें करते हुए आपस में कहते हैं अब एक मामूली सा इंसान जो कि एक मुट्ठी भर जितना है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें ऑर्डर देगा। अब डीमंस की बातों को सुनकर बैरल अपने मन में कहती है ठीक है, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। मैंने सुना है डीमंस में जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है उसका ही रूल चलता है, उसकी ही सभी लोग बातें सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और तभी वाइन सभी से कहती है मैं ही वो हूँ जो अब वाइन फैमिली की मिस्ट्रेस बनेगी और बेलिथ वॉन वाइन की फ्यूचर वाइफ होने के नाते मुझे लगता है कि मैं इस वेडिंग के हॉल को खुद से डेकोरेट कर सकती हूँ, है ना। और उधर पर जितने भी लोग होते हैं जैसे ही वो बैरल की बात सुनते हैं एकदम से शांति छा जाती है पूरे में। तभी रेनोब कहता है वाइन में इतने सारे लोग हैं जो कि युद्ध भूमि पर जा चुके हैं अंधेरे के साम्राज्य में इतने टाइम से, इसीलिए हो सकता है कि उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि अभी के सोशल सर्कल में ट्रेंड में कैसी चीजें चल रही हैं। रेनोब की बात को सुनकर बैरल थोड़ा रिलैक्स फील करती है और कहती है इतना तो मैंने सोचा था, इसीलिए मैं इधर पर खुद आई हूँ डेकोरेशन में मदद करने के लिए। मुझे अभी तक एक भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि वाइन फैमिली एक डीमन की फैमिली है, और अगर वाइन फैमिली खुद ये करेगी तो कुछ गलत फहमी हो सकती है और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि असली के डीमन अगर मंदिर से भाग गए तो। इसीलिए कोई भी गलत फहमी नहीं हो, मैंने खुद डिसाइड किया है कि जो एम्पायर में अभी ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से डेकोरेशन होगी। बैरल की बात को सुनकर रेनोब कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। और रेनोब बैरल को झुकते हुए ग्रीट कर रहा होता है और जैसे ही नेबेरस ये देखता है काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा होता है। और रेनोब को ऐसा करते देख फिर वो कुछ नहीं कहता है और कहता है अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है सभी लोग जो हिज ग्रेस की ट्रॉफीज है उन सभी को कैरेज में वापस रख दो। सभी लोग उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं हाँ ठीक है। और अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रेनोब की सभी बातें सुनने के बाद ड्यूक कहते हैं उन्होंने कहा कि वाइन की फ्यूचर वाइफ होने के नाते मेरे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करो। हाँ। रेनोब काफी नर्वस होकर रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। रेनोब अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार सेंटिस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानती हो कि डीमंस में उसी की बात मानी जाती है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो। हाँ ये बात मैं सुन चुका हूँ हेलबत से कि सेंटिस जानती है हमारे बारे में कि हम सचमुच में एक डीमन है, लेकिन आखिरकार ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है, वो हमारे बारे में ऐसे कैसे जान सकती है। तभी ड्यूक काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहते हैं अच्छा तो ये सब कुछ हुआ है अभी तक। हाँ। ड्यूक का ये रिएक्शन देखकर रेनोब काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में कहता है मैंने सोचा था कि आप जैसे ही ये बात सुनेंगे आप काफी ज्यादा गुस्से में होंगे कि उन्होंने आपका नाम इस्तेमाल किया, लेकिन आप तो खुश हो रहे हैं। और ड्यूक रेनोब की साइड से निकलते हुए कहते हैं चलो अब हम चलते हैं। रेनोब कहता है क्या अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। तभी ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ मैं। हम देखते हैं अगला सीन हमें दिखाया जाता है शादी वाले दिन का, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं। प्राइस्ट खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं यदि ड्यूक वाइन एक डीमन है तो क्या ड्यूक परिवार के सभी सर्वेंट्स भी डीमन है। तो दूसरे प्राइस्ट कहते हैं मुझे लगता है ऐसा ही है। क्या वे नहीं कहते हैं कि सभी डीमंस एक साथ रहते हैं, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि डीमंस अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते और इतने सारे पुजारियों की मौजूदगी में वे अपने उग्र स्वभाव को कैसे दबा सकते हैं। तभी दूसरा प्राइस्ट कहता है तो क्या आप कह रहे हैं कि सेंट ने गलत चुनाव किया है। तो वो रिप्लाई करते हुए कहता है यह देखना भी बाकी है। हम देखते हैं नेवेरस और रेनोब उनकी बातें सुन रहे होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम सब पागल हो रहे हैं। नेवेरस को उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है मैं तो उन्हें तुरंत मिटाना चाहता हूँ अभी के अभी।
अगर सिर्फ शादी के दिन किसी को ना मारने का आदेश नहीं होता तो डीमंस के लिए डिजायर्स के पहले जो आता है वो है स्वयं से भी अधिक शक्तिशाली डीमन का आदेश मानना। उन्हें अपने जीवन में यह कभी पता नहीं चलेगा कि वे कितने भाग्यशाली हैं, वे मूर्ख प्राइस्ड। और अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर बैरल होती है, तभी बैरल से प्राइस्ड कह रहे होते हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? मैंने तुम्हें कहा था कि इसे पाना कितना ज्यादा मुश्किल है, यह मत भूलो कि यह पवित्र जल है, कितना अनमोल है यह। प्राइस्ट बैरल को ऑर्डर देते हुए कह रहे होते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पवित्र जल ड्यूक वाइन तक पहुंचे, क्या आपको समझ आ रहा है? प्राइस्ट की बात का रिप्लाई देते हुए बैरल कहती है ठीक है, और अपने मन ही मन में कह रही होती है, मैं तो इसे सबसे पहले इसी प्राइस्ट के ऊपर डालना सबसे ज्यादा पसंद करूंगी। और जब तक एक लड़की आ जाती है और वो बताते हुए कहती है सेंटिस समारोह शुरू होने वाला है जल्द ही। और ये बात सुनने के बाद बैरल अपनी जगह से उठ जाती है और जाते हुए कहती है, आपने सुना ना, तो अब मैं चलती हूँ। और वहीं दूर से प्राइस चिल्ला रहे होते हैं, सेंटिस आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, पवित्र जल उस तक पहुँचना चाहिए। बैरल को प्राइस की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो उधर से चली जाती है। और अगले ही मोमेंट में देखते हैं हम वेडिंग हॉल को, जहाँ पर ड्यूक खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं बैरल का। बैरल भी तैयार होकर जा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, आखिरकार अब मैं इस शादी में खड़ी हो सकती हूँ इस शानदार ड्रेस को पहने हुए। घबराए हुए प्राइस का चेहरा देखकर मुझे मुक्ति का एहसास हो रहा है। और बैरल अपने साइड में देखने के बाद अपने सामने देखती है, जहाँ पर ड्यूक काफी ज्यादा सरप्राइज होकर खड़े हुए होते हैं। बेलिथ बैरल का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो बैरल को देखता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है पहले, लेकिन बाद में काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बैरल बहुत सुंदर लग रही होती है और बैरल ने वही ड्रेस पहनी होती है जो ड्यूक ने उसके लिए भेजी होती है। बैरल चलते हुए ड्यूक तक पहुंच जाती है और अपने मन में कह रही होती है, लेकिन मुझे इस आदमी के लिए अवश्य ही, और रुक जाती है और बताते हुए अपने मन में कहती है, मैंने अपनी पहली लाइफ में उसके सिर पर पवित्र जल डाला था और मैंने अपनी दूसरी लाइफ में भी शादी के टाइम पर यही किया था, जो कि वे दोनों मनुष्य थे, इसीलिए उन पर पवित्र जल का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। लेकिन यह आदमी एक डीमन है और जैसे ही पवित्र जल उसके ऊपर डलेगा उसे तीव्र पीड़ा होनी चालू हो जाएगी, यहाँ तक कि काला धुआं उठेगा मानो उसका शरीर जल रहा हो। और जैसे ही प्राइस्ट ये सब देखेंगे उनका रिएक्शन ये होगा, वो एक डीमन है, उस डीमन को तुरंत ही काबू में करो। और फिर पल भर में ही युद्ध छिड़ जाएगा। अभी का सीन देख रहे होते हैं हम, तभी एक प्राइस्ट उठते हुए कहता है, क्रम में अगला चरण ईश्वर का आशीर्वाद है, और जो कि आज सेंटिस मुख्य इंसान है, इसीलिए प्राइस्ट की वजह सेंटिस अगला भाग्य संपन्न करेंगी। प्राइस्ट की बातें सुनकर बैरल अपने मन में कहती है, मैं बिना किसी योजना के यहाँ खड़ी नहीं थी, बस मुझे आशा है कि मेरा प्लान काम कर जाए। बैरल अपना हाथ उठाती है जिसमें वो पवित्र जल लिए होती है और कहती है सभी के सामने, ईश्वर का आशीर्वाद हम पर बना रहे, और अपने मन में कहती है मुझ पर भी बना रहे। और अभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निबेरस कह रहा होता है, क्या आप यहाँ पर एक पोडियम चाहती हैं? बैरल नर्वस होकर कहती है, हाँ, मैं पोडियम का एंगल थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहती हूँ। अगर यहाँ पोडियम है, ऐसा लगता है ड्यूक और मैं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे सभी को। बैरल की बात को सुनने के बाद निबेरस कहता है, तब तो हमें वेडिंग हॉल का पूरा लेआउट बदलना होगा। तभी बैरल अपने मन में कहती है, अच्छा तो ऐसा है। निबेरस को देखकर बैरल अपने मन में कहती है, यह डीमन निबेरस मेरे प्रति अपनी नापसंदगी को छुपाता नहीं है। खैर जो भी हो, तभी बैरल नर्वस होकर उसके सामने बोलती है, हाँ, मैं वाइन परिवार के उन लोगों के लिए यह चाहती हूँ जिनके साथ मैं रहूंगी कि प्राइस की वजह शादी का अच्छा नजारा उनको अच्छी तरीके से दिखे। बैरल की बात को सुनकर निबेरस काफी ज्यादा सरप्राइज था। बैरल कहती है, यह एक सेलिब्रेशन है, इसीलिए वाइन पक्ष को भी उचित दृश्य देखने का अधिकार होना चाहिए। और अपनी बात कहने के बाद बैरल कहती है, जब तक मेरे पास बैलिथ के नाम का कुछ हिस्सा है तब तक मुझे सीधे तौर पर नुकसान कोई नहीं पहुंचा पाएगा। और बैरल की बात को ध्यान से सुनने के बाद निबेरस कहता है, ठीक है, चलिए इसे बदलते हैं। और बैरल से पूछते हुए कहता है, तो फिर हमें यह कैसा करना चाहिए इसको? और अभी हम प्रेजेंट का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं बैरल उस बोतल की ढक्कन को खोलती है और उसकी ढक्कन को खोलने के बाद उसमें जो पवित्र जल होता है उसको खुद ही पी जाती है। और उसको ऐसा करते देख ड्यूक तो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाते हैं। उधर पर जितने भी डीमंस होते हैं वो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे होते हैं। बैरल पूरा पवित्र जल पी जाती है और उस बोतल को साइड में फेंक देती है और ये सब देखकर प्राइस काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उधर पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि बैरल को वो पानी ड्यूक के सर पर डालना होता है।
और बेरिल वो पानी पीने के बाद ड्यूक की तरफ बढ़ती है। ड्यूक भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं बेरिल को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख, और हम देखते हैं बेरिल ड्यूक को किस कर लेती है अपना हाथ बीच में लगाते हुए। दुल्हन द्वारा दूल्हे पर पवित्र जल डालने की रस्म, ईश्वर का आशीर्वाद। मनुष्यों का एक व्यवहार रिवाज जो ईश्वर की पकड़ से मुक्त नहीं है। अगर यह कोई दूसरा डीमन होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन मुझे इंसानी शादियों का क्रम बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, और यदि पवित्र जल से स्पष्ट किया जाए तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी भी चीज को दूर कर दिया जाता है। मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। और अभी हम देखते हैं बेरिल का ये रिएक्शन देखकर ड्यूक अपने मन में कहते हैं, फिर भी मेरे इस जगह से बचने का कारण यह है क्योंकि शादी से ठीक पहले मेरे दिमाग में जो आखिरी दृश्य आया था वो बिल्कुल भी नहीं बदला था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा और वास्तव में यह कैसे संभव होगा। और इसी विचार के साथ मैं तो बस सेंटिस के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। बेरिल ड्यूक के सामने ऐसे रिएक्ट करने की वजह से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मैं, और इतने में ही रुक जाती है क्योंकि ड्यूक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं बेरिल के फेस को पकड़ने के लिए, और बेरिल काफी ज्यादा सरप्राइज लग रही होती है। और हम देखते हैं ड्यूक बेरिल को पकड़कर उसको किस कर लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह मेरी डिजायर्स को इस तरह जगाएगी, वो भी इतना ज्यादा। और वहीं दूसरी तरफ बेरिल अपने आप को संभाल रही होती है और ड्यूक को अपने हाथ से धक्का देते हुए अपने मन में कह रही होती है, यह कैसे हो गया, मेरे मुंह में अभी भी थोड़ा सा पवित्र जल बचा हुआ है। और ड्यूक को रोकने की कोशिश कर रही होती है, अपने मन में कह रही होती है, अब प्लीज रुक जाइए, लेकिन ड्यूक उसको अपनी तरफ और खींच लेते हैं। बेरिल ड्यूक के इस रिएक्शन से काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। वो उसको रोकना चाह रही होती है लेकिन ड्यूक नहीं रुकते हैं, और सभी प्राइस्ट का चेहरा एम्बेरसमेंट की वजह से बिल्कुल रेड हो चुका होता है। सभी डीमंस भी काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे होते हैं, और हम देखते हैं तभी रेनोब एकदम से उठता है। रेनोब उठकर सभी के सामने तालियां बजाना चालू कर देता है, और उसको देखकर बाकी के सभी डीमंस भी खड़े हो जाते हैं और वो भी सभी तालियां बजाना चालू कर देते हैं। बाकी लोगों को भी ऐसा करते हुए देख सभी प्राइस्ट को खड़ा होना पड़ता है और तालियां बजानी पड़ती है उनको भी। बेरिल अपने मन में कह रही होती है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैं तो सिर्फ उसे किस करने का नाटक कर रही थी। और जब ड्यूक फाइनली रुक जाते हैं तब बेरिल का चेहरा एम्बेरसमेंट की वजह से पूरा रेड हो जाता है। ड्यूक बेरिल की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, आपका स्वागत है अब वाइन फैमिली में। कुछ टाइम बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पर बेरिल बैठी हुई होती है और हेल्बस आकर कहता है, योर होलीनेस बैंकेट को छोड़ा जा रहा है। हेल्बस की बात को सुनने के बाद बेरिल कहती है, ऐसा किसने कहा है, शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि चलकर जाना है शादी तक। हालांकि यह शादी मंदिर की डीमंस को बेनकाब करने की योजना का हिस्सा थी, और भले ही वाइन परिवार पर डीमन होने का संदेह था, लेकिन वाइन परिवार इस साम्राज्य के संस्थापक परिवारों में से एक है, इस एम्पायर की एक नोबल फैमिली जिसने लंबे समय से वफादारी दिखाई है, और ऐसे परिवार के लिए भोज में ना जाना उनके सम्मान को प्रभावित कर सकता है। हेल्बस की बात का रिप्लाई देते हुए बेरिल कहती है, मंदिर का कहना यह है कि योर हाइनेस की थकान के कारण से। हेल्बस की बात को सुनने के बाद बेरिल अपने मन में कहती है, बेशक यह मंदिर की ओर से एक और एक तरफा घोषणा है, वे शायद इधर से जल्दी से निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यहाँ पर कोई डीमन हो सकता है। हालांकि उनका कर्तव्य सबसे पहले डीमन से लड़ना है, लेकिन वे ऐसे घिनौने कायर हैं जो सिर्फ अपनी जान की परवाह करते हैं। हेल्बस नर्वस होकर कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, योर होलीनेस, या फिर मैं कहूँ मैडम। बेरिल अपने मन में कह रही होती है, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम का इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया है, इसीलिए अब मैं उनका भी इस्तेमाल करूंगी अपनी मर्जी से। हेल्बस की बात का रिप्लाई देते हुए बेरिल कहती है, मैंने ऐसी बात कभी कही ही नहीं है। तभी हेल्बस काफी ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है, माफ कीजिएगा। बेरिल कहती है, मंदिर मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, वे बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर यहाँ कोई डीमन है तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए वे जल्दी इधर से भागना चाहते हैं। मंदिर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सच्चे पुजारियों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर हमें इस तरह की जबरदस्ती की बधाइयाँ ही मिलनी है तो इससे बेहतर यह होगा कि हम उन्हें ना ही लें। और क्या आप बैलेट से भी उनकी राय पूछ सकते हैं इस मामले में। बेरिल की बात को सुनकर हेल्बस काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा होता है और रिप्लाई करते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और अगला सीन हम देख रहे होते हैं वेडिंग हॉल का। हेल्बस की बात को सुनने के बाद रेनोब कह रहा होता है, तो क्या हम सचमुच में भोज में शामिल नहीं होंगे। रेनोब की बात को सुनने के बाद हेल्बस कहता है, ग्रैंड ड्यूक ने कहा है कि मैडम की इच्छाओं का पालन करें। रेनोब कहता है, अच्छा फिर हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। तभी हेल्बस कहता है, हाँ।
हेल्बस और रेनोब की बात को सुनने के बाद निबेरस कहता है, क्या हम सचमुच में सब कुछ हटा रहे हैं? रेनोब मुड़कर निबेरस की तरफ देखता है। तभी निबेरस कहता है, आपके चेहरे के भाव थोड़े अजीब लग रहे हैं। और तभी रेनोब से पूछता है, वैसे दावत किसे कहते हैं? खून से सजी दावत, हाँ। और वहीं रेनोब अपने मन में सोच रहा होता है, बैंक्वेट में शामिल ना होना वाइन परिवार का अपमान है। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी ग्रैंड ड्यूक ने इस पर जोर दिया और मैं उनकी इच्छा के विरोध नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। लेकिन वे मंदिर के पुजारी बहुत असभ्य हैं और यह संत की इच्छा भी नहीं थी। वे सचमुच में नीच हैं। सेंटिस का इस्तेमाल करके इधर से भाग निकले। और वहीं निबेरस रेनोब से कह रहा होता है, माफ कीजिए, आखिरकार ये भोज होता क्या है? क्या हम सचमुच में शादी को रद्द कर रहे हैं? रेनोब निबेरस का हाथ हटाते हुए कहता है, जाओ और सजावटों को हटा दो। तभी निबेरस कहता है, क्या कोई गड़बड़ हो गई है क्या? रेनोब अपने मन में कह रहा होता है, काफी टाइम तक ऑब्जर्व करने के बाद सेंटिस कभी भी अंतर्दृष्टिहीन व्यक्ति नहीं थी। उन्होंने वास्तव ही पर्याप्त सबूत देखे होंगे कि वाइन फैमिली एक डीमन की फैमिली है। इसीलिए मुझे लगा कि शादी के दौरान शायद लड़ाई छिड़ सकती है, विशेषकर जनरल निबेरस के नेतृत्व में, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के हैं। और फाइनली रेनोब उसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है, अब जाओ और सजावट का सामान हटाने में मदद करो सभी को। तो निबेरस रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ ठीक है। और रेनोब की बात को सुनकर निबेरस उधर से चला जाता है सभी सजावट को हटाने के लिए। रेनोब उस जगह पर देख रहा होता है जहाँ पर पहले सेंटिस खड़ी हुई होती है और अपने मन में कह रहा होता है, लेकिन शादी के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दरअसल कुछ तो हुआ था। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। संत ने पवित्र जल पी लिया था। उन्होंने जानबूझकर उस पवित्र जल को पिया था और उसके बाद ही ड्यूक को किस किया था। मंदिर वालों का यह अनुरोध है कि बैंक्वेट को हटा दिया जाए और सेंटिस ने खुले तौर पर मंदिर के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो इसका मतलब यह हुआ कि मंदिर का उद्देश्य संत के उद्देश्य से बिल्कुल अलग है। आखिरकार ऐसा क्यों है और संत का असली उद्देश्य क्या है? सेंटिस के बारे में हिज हाइनेस, क्या आप सब कुछ जानते हैं कि जब वो वाइन फैमिली में आई तो वह क्या सोच रही थी?